हेलो बच्चों, आज केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे उसमें पहला है बॉन्ड लेंथ। उसमें कई हम पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड ऑर्डर होगी, इस तरह के हम कई चीज़ें पढ़ेंगे। पहले आज हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, या फिर उसको कह सकते हैं आबंध लंबाई। नाम से ही समझ में आ रहा है एक बॉन्ड की लेंथ कितनी है। अब बॉन्ड कैसे बना? जैसे हमने सहसंयोजी बंध देखे तो समान साझेदारी से बंध रहा था। अब साझेदारी होती है जैसे एक परमाणु, तो ये कैसे होती है? इस तरह से ये इनमें सहसंयोजक बंध आपने देखा था, सहसंयोजक बंध बन रहा था। तो एक एग्जाम्पल वापस बता देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन H2H2 के बीच में सहसंयोजक बंध बना, तो क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, तो इस हाइड्रोजन का इसके ऊपर भी आकर्षण है और इसके ऊपर भी आकर्षण है। तो यहाँ पे इस तरह से एक ओवरलैपिंग हो गई, एक दूसरे के ऊपर ही आ गए। ठीक है, तो सपोज ये दो जो परमाणु है जिनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिक तो थे ही। इन दोनों परमाणुओं के जो नाभिक है, उन नाभिक के बीच की दूरी को हम देखते हैं तो वो कहलाती है इसकी बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई। जो बॉन्डेड है, जो परमाणु बॉन्डेड है, जो दो परमाणु बॉन्डेड हैं किसी भी बंध से, तो उनके नाभिक के बीच की दूरी जब इनमें साम्यावस्था आ जाती है तब की बता रहे हैं। साम्यावस्था का मतलब कैसा हुआ कि जब भी हम दो परमाणु को पास लाते हैं तो उनमें क्या क्या हो सकता है कि यहाँ पर होता है इनमें नाभिक जिसमें प्रोटॉन होता है और यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों में तो प्रतिकर्षण होता है जब भी इन परमाणुओं को पास में लाते हैं, और इन प्रोटॉन और इन प्रोटॉन में भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन इस नाभिक में और इसके इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होता है और इसके नाभिक और इसके नाभिक में आकर्षण होता है। जब ये दोनों ही प्रतिकर्षण और आकर्षण बंध, आकर्षण जो हो रहा है, ये संतुष्ट हो जाते हैं, तब उस स्टेज को हम बोलते हैं साम्यावस्था, बराबर बराबर हो जाते हैं। उस समय जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड बनने पर जो इनके नाभिकों के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्या क्या कारक हो सकते हैं? बॉन्ड लेंथ कब बड़ी हो सकती है, कब छोटी हो सकती है, वो देखेंगे। उससे पहले देखते हैं हम कि बॉन्ड लेंथ को किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। बॉन्ड लेंथ को स्पेक्ट्रोस्कोपी से और एक्स विवर्तन जो रेयर्स होती है एक्स किरणों से, उनसे सबसे मेज़र किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो बॉन्ड लेंथ की जो यूनिट होती है किस में मापी जाती है? एक तो इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम में बॉन्ड लेंथ देखी जाती है, या फिर पिकोमीटर, या तो एंगस्ट्रॉम में या फिर पिकोमीटर। ये क्या बोलते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम। और ये क्या है? पिकोमीटर। प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, पिकोमीटर। क्या है ये? पिकोमीटर। इसमें इनकी, जैसे हम कोई भी लेंथ मेज़र करते हैं तो मीटर में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, ऐसे जब बॉन्ड लेंथ हम मेज़र करेंगे तो किस में करेंगे? एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर में। अब देखते हैं इसको बॉन्ड लेंथ कब छोटी हो सकती है, कब बड़ी हो सकती है, तो वो उसको इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। आबंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। आबंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसे आबंध ऊर्जा कहते हैं। आबंध को तोड़ना कैसे? आसानी से आबंध नहीं टूटता है, उसको पहले क्या करना पड़ता है? हमको हीट देनी पड़ती। कोई भी सॉलिड है, अगर है सॉलिड स्टेट में है तो उससे पहले, सबसे पहले उसको किस में लाना पड़ेगा? गैसीय अवस्था में लाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जब भी गैसीय परमाणु के बीच में जो अट्रैक्शन बॉन्ड है, जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं हम? आबंध ऊर्जा। और इस आबंध को मेजर करने की यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, इसको हम ब्रेक करते हैं H+ और H+। ये जो गैसीय अवस्था में ब्रेक हुआ ना,
इसको जो तोड़ने में, जो गैसीय अवस्था में, पहले गैसीय अवस्था में जब इसको ब्रेक करा, इस बॉन्ड को ब्रेक करा, तो उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी उसे क्या कहा हमने, आबंध ऊर्जा। ये एनर्जी थी 435.8 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही जब हम ऑक्सीजन की देखते हैं, O2 के बीच में हम देखते हैं डबल बॉन्ड होता है, H2 के बीच में देखते हैं हम सिंगल बॉन्ड होता है। O2 की जब बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी आती है 498.0 किलो जूल पर मोल। देखिए डिफरेंस दोनों में, यहाँ पर डबल बॉन्ड था और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पर कम आई और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है, उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम। बॉन्ड लेंथ को अगर हम देखें तो आप सपोज कीजिए हमने जैसे एक लिया है 15 सेंटीमीटर का एक धागा लिया है, तार लिया है, कुछ भी आप में देख लीजिए। तो मैंने ये दो सिरों से उसको पकड़ा, ये मैंने क्या लिया है 15 सेंटीमीटर का अगर मैंने लिया है, उसके मैंने दोनों कॉर्नर से पकड़ लिया। तो अब मैं अगर उन दोनों कॉर्नर को देखती हूँ तो वहाँ पर जो एटम्स है वो उससे जुड़े हुए, यानी वो उन दोनों परमाणुओं की बॉन्ड लेंथ है। इसको मैं कर देती हूँ डबल, है ना, जो 15 सेंटीमीटर का है उसको मैंने कर दिया आधा, उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने पर क्या हुआ, उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, कम हो गई, है ना। फोल्ड जब करा तो क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब अगली बार मैंने और क्या करा, उसको ट्रिपल कर दिया। एक बार मैंने उसको और फोल्ड कर दिया, जो मैंने डबल करा था, डबल करने के बाद मैंने उसको और फोल्ड कर दिया, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो कैसी हो गई, और कम हो गई। यानी सिंगल बॉन्ड, जो मैंने एक सिंगल धागा लिया था 15 सेंटीमीटर का, वो था सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसी थी, ज़्यादा थी। फिर मैंने जब उसको डबल कर दिया तो वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, कम हो गई। ऐसे ही जब मैंने उसको वापस एक बार फोल्ड कर दिया तो वो क्या इमेजिन कर सकते हैं हम, कैसी हो गई, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, और कम हो गई। अब आप कंपेयर कीजिए, आप किस धागे को आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर आपने जो 15 सेंटीमीटर का एक लंबा धागा लिया था सिंगल स्टेट में, तो वो आसानी से टूटेगा, या उसको फोल्ड करते करते हमने ट्रिपल बॉन्ड जब बना लिया तो वो आसानी से टूटेगा, सिंगल बॉन्ड वाला आसानी से टूटेगा। और जो हमने ट्रिपल बॉन्ड फोल्ड करके ट्रिपल बॉन्ड की तरह हमने जो बनाया है वो क्या होगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी थी, सिंगल बॉन्ड आसानी से, एक सिंगल जब धागा था वो आसानी से ब्रेक हो गया। तो ऐसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, 435.8 किलो जूल पर मोल। ऐसे जब डबल बॉन्ड की ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है देखिए बढ़ गई, 498.0 किलो जूल पर मोल हो गई। इसी तरह से हम एक ट्रिपल बॉन्ड का और एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जैसे N2 के बीच में अगर हम लेते हैं बॉन्ड तो क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। N2 के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जब ब्रेक होता है तो N गैसीय स्टेट प्लस, तो यहाँ पर लगभग 496 या 998 या 90 इस तरह की कुछ किलो जूल पर मोल होती है। 946 की कितनी है इसकी, 946 किलो जूल पर मोल, ये इसकी। अब यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि एक सिंगल धागा लिया है,
तो उसकी बॉन्ड लेंथ हो गई ज़्यादा। फिर हमने उसको फोल्ड कर दिया, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। फिर हमने उसको एक और फोल्ड कर दिया तो बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। तो हमने 3 बार फोल्ड करा तो 3 बार को हम ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड आते ही वहाँ पे वो बॉन्ड कैसा हो गया, मजबूत हो गया। और जो भी चीज़ मजबूत हो जाती है तो उसको तोड़ने में हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा लगती है। इसलिए यहाँ पर आप तीनों की बॉन्ड एनर्जी देख रहे हो। ये सिंगल स्ट्रैंड था जो दुर्बल था, उसकी क्या हो गई 435 और इसकी हो गई 498, डबल हुआ। तो फिर उसकी बॉन्ड एनर्जी और बढ़ गई। जब वो ट्रिपल हो गया तो कैसा हो गया, और मजबूत हो गया। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है तो उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है, बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है, बॉन्ड का सामर्थ्य ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है। इससे पहले अभी हमने H2O2 और N2 का देखा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन जब दो परमाणुओं से जब ज़्यादा परमाणु हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, बहुपरमाणुक अणु, ठीक है। तो उसमें जैसे H2 है, 2 से ज़्यादा परमाणु है, तो यहाँ पर 3 परमाणु हमको दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो जब 2 से ज़्यादा परमाणु होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तीनों जो बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं इनके बीच, 2 बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पर। एक तो जैसे हम देखें H2 का बॉन्ड इस तरह से होता है, ठीक है। अब पहले हो सकता है पहली कंडीशन में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, तो अभी OH साथ में है, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। नहीं, ये एक साथ नहीं होकर 2 बार में हो रहा है। तो जब इस तरह के होते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 से अधिक, 2 से नहीं, 2 नहीं बोल सकते, 2 से अधिक परमाणु जब प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर जो हम बॉन्ड एंथैल्पी यूज़ करते हैं वो वर्ड क्या हो जाता है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, नहीं, औसत आबंध ऊर्जा। क्यों बोला औसत आबंध ऊर्जा, क्योंकि इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में अलग अलग एनर्जी लग सकती है। हो सकता है कि एक बॉन्ड कैसा हो, वीक हो, और एक बॉन्ड कैसा हो, स्ट्रांग हो। तो वीक बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा, और जब आसानी से टूट जाएगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। और दूसरा जो बॉन्ड है वो अगर स्ट्रांग है तो उसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अब हम किसका माने, कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी माने, जो स्ट्रांग था उसकी माने या फिर जो वीक था उसकी माने। तो इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, उसका जो है एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए पहले जो H2 है वो ब्रेक हुआ है H और OH में, इसकी एटॉमिक जो एंथैल्पी है वो कितनी आई, 502 किलो जूल पर मोल। अभी तो केवल एक की आई है, लेकिन ये जो OH यहाँ पर बना है, इस OH का ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी जो एटम्स में डिवाइड होगा, उसकी जो एटॉमिक बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, 427 किलो जूल पर मोल। अब क्या करते हैं, एवरेज, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, दोनों एनर्जी को क्या कर लिया, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, जैसे हम एवरेज निकालने का जो हमारा तरीका है। तो कितनी आ गई, 464.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम रिलेशन बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा थी, अभी मैंने बताया आपको, ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा थी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसलिए क्या हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे हम कोई भी एंगल जब हमको बताने होते हैं तो हमको कितने, एटलीस्ट हमको कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। क्या हम 2 पॉइंट में, मैंने A और B 2 पॉइंट से एक लाइन खींची तो मैं यहाँ कोई एंगल बता सकती हूँ, नहीं बता सकती। लेकिन अगर मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, A B C, कुछ भी, मैं कैसे भी पॉइंट ले लूँ, ये मैंने A B C कुछ लिया है, तो यहाँ इसको मैंने A माना, इसको B माना, इसको C माना, तो यहाँ मैं क्या बता सकती हूँ, एक एंगल बता सकती हूँ ना। ऐसे ही अगर मैंने ये 3 पॉइंट लिए हैं A B C,
या इसको हम बी ले लें, इसको हम ए ले लें, तो यहाँ हम कोई एंगल बता सकते हैं। एटलीस्ट हमको 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, जब कम से कम जब 3 परमाणु होते हैं और 3 परमाणुओं में जो पास वाले जो परमाणु जुड़े रहते हैं, बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो उनका जो बीच का एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ H2O का, ये H2O मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये हम जो बॉन्ड, ये वाले को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, 104 डिग्री। वैसे इसका होता है 104.5 डिग्री, एग्जैक्ट जो होता है वो होता है 104.5 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका बॉन्ड एंगल। ऐसे आपने मेथेन का पढ़ा हुआ है, कितना होता है 109.28 डिग्री। तो ये सब क्या है, इसके बॉन्ड एंगल है, जो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच में जो बंध बनता है, उन बंध के बीच का जो कोण होता है, यानी कि बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। और इसी बॉन्ड एंगल के आधार पे हम किसी भी मॉलिक्यूल का की ज्यामिति बता सकते हैं कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी। जैसे आपने पढ़ा है CH4 की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। तो उसमें एक ऐसे एंगल की ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण उसकी ज्यामिति हमको चतुष्फल की दिखती है। सपोज मैं एक बोल रही हूँ कि 3 मेरे पास कोई चीज़ है, 3 जैसे मैं लेती हूँ चॉक्स लेती हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ, ये इस तरह से मैंने इसको पकड़ा, तो जब ये एंगल मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ तो हमको लगता है कि ये 120 होगा, ये थोड़ा 120 होगा, ये 120 होगा, इस तरह से हमको ये कुछ एंगल। अब इसी को हम जब पूरे सब पॉइंट्स को जॉइंट कर देते तो इसका कुछ एक पर्टिकुलर शेप, जैसे एक ट्राइंगल हमको दिखाई देता है। ऐसे आप समकोण देखते हो तो वहाँ पे भी एक समकोण जो एंगल होता है ना, एंगल के कई प्रकार होते हैं, तो इस तरह के जो आप एंगल बनाते हो, एक तो इस तरह का एंगल बनाते हो, तो जब इस तरह का आप एंगल बनाते हो तो इसका आप एंगल कुछ और बनता है। यहाँ पर जब आप एक इस तरह से एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो एंगल से इफेक्ट पड़ता है उसकी ज्यामिति पर। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, उन बॉन्ड एंगल के कारण उसकी ज्यामिति पर भी इफेक्ट पड़ता है। एक मैंने इस तरह से बना दिया, इसका बॉन्ड एंगल अलग हो गया, एक मैं इस तरह से कोई चीज़ बना रही हूँ, इनको यहाँ से जॉइंट करती हूँ तो इसका बॉन्ड एंगल अलग हो गया। तो शेप अलग अलग हो जाता है जब बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं। तो बॉन्ड एंगल से शेप प्रभावित होता है, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये पर्टिकुलर सबके हर मॉलिक्यूल के अलग अलग होते हैं, और इन्हीं पर उनका संकरण भी डिपेंड करता है, उसकी ज्यामिति भी डिपेंड करती है। संकरण जो कि हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोला जाता है, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अभी आबंध कोण समझिए क्या होता है।